फ़र्ज़ करें आप घर पर अकेले हैं और आपको अचानक कोई मार्केट का काम याद आ जाता है। आप घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं और सारा सामान खरीद कर जब वापस घर आते हैं तो फिर आप अकेले नहीं आते, आपके साथ कोई और भी आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फिर आपसे बाकायदा मुखातिब होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? आज के एपिसोड का पहला वाक़या भी कुछ ऐसा ही है और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर स्टोरीज़ फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आज के एपिसोड के दोनों वाक़यात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कमरे की लाइट बंद है तो ऑन कर लें और खिड़कियों के आगे पर्दे देकर अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज की एपिसोड का पहला वाक़या जिन्होंने भेजा है वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। उम्मीद और दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड रखिएगा। ये वाक़या मेरे अपने साथ पेश आया था, जिसे सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उस हैदराबाद से जो इंडिया में है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। ये आज से 2 साल पहले की बात है। एक दिन हमारे घर पर कुछ मेहमान आने थे। उन मेहमानों के बारे में बताती चलूं कि ये मेरे अब्बू के ऑफिस के दोस्त थे, जिनका हमारे घर पर खाना था। ये रात का डिनर था, इसलिए अब्बू सुबह सवेरे ही बाजार चले गए और ज़रूरत का सारा सामान खरीद लाए। जो खाने में बनाना था सब कुछ अब्बू खरीद लाए। उसमें गोश्त, सब्जी, सलाद और मीठे की भी कुछ चीज़ें शामिल थीं। आगे बढ़ने से पहले एक बात ऐड करती जाऊँ कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे कोई बहन भाई नहीं है। मेरी अम्मी ज़्यादातर बीमार रहती हैं, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकती, तो इसलिए घर के काम मैं और मेरे अब्बू ही संभालते हैं। अब जो लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं प्लीज़ मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब वाक़े की तरफ लौटती हूँ। जब मेरे अब्बू ने मुझे सामान दिया तो साथ ही कहने लगे कि खीर भी बनानी है तो ऐसा करो गोश्त को अच्छी तरह धो लो। मैं दूध ले आता हूँ क्योंकि इस टाइम दुकान पर ताज़ा दूध मिलता है। मैं मार्केट से चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ हेल्प करवा देता हूँ। मैंने सब्जी, सलाद सब कुछ बाहर निकाला और उसे अपने किचन में खड़े होकर धोने लगी। अब्बू तब जा चुके थे। रिजवान भाई, जब गोश्त धोने की बारी आई तो मुझे किचन की खिड़की से आवाज़ आई कि गोश्त हम ज़रूर खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू इस गोश्त को हमारे ऊपर से लेकर गुजरे हैं। हम चाहते तो उसी वक्त खा सकते थे, लेकिन अगर खा लेते तो आपके खाने लायक ना रहता, क्योंकि फिर जो इसे खाता उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। आपकी बीमार माँ जी की वजह से हमने इसे मुँह नहीं लगाया और सोचा कि आपके घर आकर मांग लेंगे। रिजवान भाई, ये सुनते ही खौफ से मेरी टांगें कांपने लगीं, क्योंकि उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किचन की खिड़की में सर रख कर ये सब बोला हो। वो एक मर्दाना आवाज़ थी जो काफ़ी बूढ़े शख्स की मालूम होती थी। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि गोश्त आप कच्चा खाएंगे या पका कर देना है। रिजवान भाई, मैं वाकई नहीं जानती ये सब मैंने कैसे बोला। इस पर मुझे बाकायदा जवाब दिया गया, लेकिन इस बार थोड़े से हंसते हुए लहजे में। हम कच्चा गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं, आपकी तरह इंसान थोड़ी हैं। बस ये सुनने की देर थी। मैंने कुछ गोश्त साइड पर किया और जाकर सहन में लगे एक दरख्त के नीचे डाल आई। ये सहन हमारे किचन की बैक साइड पर था और हमारे किचन से ही सहन की तरफ दरवाज़ा खुलता है। मैं जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगी तो मुझे एक आवाज़ आई जिसमें कहा गया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारा गोश्त खाने का बहुत दिल चाह रहा था, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं चुपचाप अंदर आई और दोबारा अपने कामों में लग गई। मैं थोड़ा घबराई हुई भी थी, इसलिए जवाबन मेरे मुंह से कुछ ना निकल सका। इसके बाद मुझे किचन में काम करते दौरान ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर कुछ चबा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सहन में कोई जानवर मौजूद है
और वो उस चीज़ को मज़े ले लेकर खा रहा है, क्योंकि वो चीज़ जब उस गोश्त को चबा रही थी तो उसके मुंह से एक अजीब आवाज़ निकल रही थी, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे गोश्त का भरपूर लुत्फ उठाया जा रहा हो। फिर कुछ ही देर बाद अब्बू दूध ले आए। मैंने दूध को उबलने रखा और अब्बू के साथ मिलकर काम करने लगी। साथ साथ अम्मी को भी देखना था और काम भी बहुत सारे रहते थे। दिन इतनी तेजी से गुजरा कि वक्त का पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि रात हो गई। फिर मेहमान आए और हमने खाना वगैरह लगाया, उन्हें बहुत पसंद आया। खाना खाकर जब फारिग हुए तो अब्बू ने कहा कि खीर ले आओ। रिजवान भाई, मैंने शाम में खीर बनाकर फ्रिज में रख दी थी, जो अब मेहमानों के सामने पेश करनी थी। मैंने खीर का बर्तन निकाला और उसे किचन में ले आई, जहाँ मैंने चमचे और प्याले पहले से सेट कर रखे थे। मैंने खीर का बर्तन भी एक ट्रे में रखा और मेहमानों को देकर वापस किचन में आ गई। अब जब मैं किचन में पहुंची तो मुझे फिर से एक आवाज़ आई और अब की बार कुछ इस तरह से कहा गया, खुशबू से पता चल रहा है कि मीठा कितना लजीज होगा। अगर थोड़ा सा मीठा भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, हम मीठा बहुत पसंद करते हैं। रिजवान भाई, उस वक्त मैंने जितनी भी खीर बनाई थी वो सारी मेहमानों के सामने पेश कर चुकी थी, लेकिन एक प्याला जो एक्स्ट्रा था वो उस वक्त फ्रिज में ही मौजूद था। मैंने वो प्याला निकाला और जाकर ठीक उसी दरख्त के नीचे रखाई जहाँ मैंने दिन के वक्त गोश्त डाला था। इसके बाद जब मैं वापस किचन में आई तो मुझे अब्बू ने बुला लिया और मैं फौरन वहाँ चली गई। कुछ देर मेहमानों के साथ बैठी रही, फिर वो सब उठकर मेरी अम्मी के पास आ गए, जहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे रहे और आपस में गपशप चलती रही। उस रात हमारे मेहमान काफ़ी देर तक घर में रहे। जब वो गए तो रात काफ़ी हो चुकी थी। किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके थे जो धोने वाले थे। दिसंबर का महीना था, मुझे बर्तन धोने के लिए पानी भी गर्म करना था। मैंने दिल में इरादा किया कि अब्बू सो जाएं फिर जाकर बर्तन धोती हूँ। मेरे अब्बू काफ़ी थक चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ हेल्प करवाएं और जो प्याला सहन में रखा था उसे भी वापस उठाना था। रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के करीब मैं अपने बिस्तर से उठी। आहिस्ता से अम्मी अब्बू के कमरे में नज़र घुमाई तो वो गहरी नींद सो चुके थे। मैंने कहा चलो अब आराम से बर्तन धोकर सोती हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था और पानी में हाथ डालने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ये सब मुझे ही करना था, वरना अब्बू सुबह सवेरे बर्तन धोने लग जाते। रिजवान भाई, मैं अपने बिस्तर से निकलकर जब किचन में पहुंची तो आप मेरा यकीन करें कि हमारे सारे बर्तन धुले हुए थे और इतनी तरतीब के साथ सेट किए गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले बर्तन बिखरे पड़े थे। मेरा कमरा किचन के बिल्कुल साथ था। किचन में ना तो कोई आया गया और ना ही किचन की लाइट ऑन हुई। अगर वहाँ कोई आता जाता भी तो मुझे ज़रूर पता चलता, और वैसे भी इतने सारे बर्तन थे, उन्हें धुलते धुलते काफ़ी वक्त लगना था। आप तो जानते ही होंगे कि जब रात के वक्त बर्तन धोए जाएं तो वो कितना शोर करते हैं। इसमें एक हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जो बर्तन धोकर सेट किए गए थे उन्हें गीला नहीं छोड़ा गया था। उन बर्तनों को धोने वाले ने बकायदा खुश करके सेट किए थे। जब फर्श की तरफ नजर गई तो किचन का फर्श ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने अभी धोकर वाइपर लगाया हो। ये सब देखकर मैं और भी हैरान थी और समझ चुकी थी कि इसके पीछे कौन हो सकता है। खैर, मैं बहुत थकी हुई थी, जिस्म भी दर्द कर रहा था और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और वापस अपने कमरे में आ गई। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मुझे अपने तकिए पर कुछ नजर आया, जैसे किसी ने कोई चीज ला कर रखी हो। करीब पहुंचकर जब मैंने गौर किया तो वो ऑफ वाइट कलर की एक वूल की शॉल थी। दिखने से मालूम होता था जैसे बिल्कुल नहीं हो। जैसा कि मैं वो शॉल देखकर काफी हैरान थी, जो मेरे जाने से पहले वहां मौजूद भी नहीं थी। जब मैंने उसे सूंघ कर देखा तो उसमें बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही थी जैसे दुकान पर पड़ी शॉल से आती है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दुकान में पड़े शॉल के बंडल से निकाल कर अभी मेरे सामने रखी हो। मैं कितने टाइम से ऐसी शॉल लेने का सोच रही थी, लेकिन मुझे घर से निकलने का वक्त ही नहीं मिलता था। अब वही शॉल ठीक मेरे बिस्तर पर थी। फिर अचानक ख्याल आया कि ये यहाँ पर कैसे आई। अभी मैं यही सोच रही थी कि इसी दौरान मुझे मेरे कमरे की खिड़की से आवाज आई, जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे। यह हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, रख लेना और जरूर पहनना। अब हम चलते हैं, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। ये आवाज आते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी खिड़की पर मौजूद था, जो अब छत पर गया है, और छत पर जाने के बाद वो कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं चला। इसके फौरन बाद मुझे अपने घर में एक ऐसी खामोशी सुनाई दी जिसे सुनकर बकायदा महसूस किया जा सकता था
जैसे हमारे घर में कोई मौजूद था जो अब जा चुका है। मैं दिन भर की थकी आ रही थी, जैसे ही बिस्तर पर सर रखा फौरन नींद में चली गई और जब सुबह उठी तो वो शॉल वहीं मौजूद थी जहां मैंने रात के वक्त रखी थी। रिजवान भाई, इस वाक़े के बाद मुझे अपने घर में दोबारा कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ और ना ही फिर मेरे से कोई मुखातिब हुआ। वो जिस तरह से पेश आए मुझे अंदाजा हो गया कि वो अच्छे और नेक जिन्नात में से थे। जो शॉल वो मुझे तोहफे के तौर पर दे कर गए वो मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। जब मेरे घर पर मेहमान आ जाते हैं तब पहन लेती हूँ या कहीं आते जाते हुए पहनती हूँ। ये मेरा वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये वाक़या भी जिन्होंने भेजा है वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मेरा नाम प्लीज़ हाइड रखिएगा। बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची नॉर्थ नाज़माबाद से है। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था, तो अक्सर खेलते दौरान हमारी बॉल सामने वाले घर में चली जाती थी। ये घर मेरे नाना के घर के सामने लोकेटेड था। उस घर की कहानी ये थी कि वहाँ 2 मियाँ बीवी रहा करते थे और वो घर काफ़ी बड़ा था। उस घर में सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी आबाद थी। उन मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। मेरे नाना बताते हैं कि आज तक हमने उनके घर में कोई आते जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों में से भी किसी का वहाँ आना जाना नहीं था। वो दोनों मियाँ बीवी तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, जिन्होंने मोहल्ले में भी किसी से मेल जोल नहीं रखा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मियाँ बीवी भी दिखना बंद हो गए। पहले तो वो महीने में 1-2 बार नजर आ जाते थे, लेकिन अब उनके घर को देख कर लगने लगा था जैसे यहाँ अब कोई भी नहीं रहता। उस घर में रात के वक्त भी अंधेरा होने लगा और दिन में भी किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आती थी। बिल्कुल खामोशी हो गई। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि इस बात को 3 साल का अरसा गुजर गया और फिर उस घर को मिट्टी ने ढांप लिया। हमें इस बात का बहुत तजस्सुस हुआ कि ये मियाँ बीवी अचानक कहाँ चले गए हैं। मोहल्ले में जिससे भी जिक्र करते वो यही कहता कि मुल्क से बाहर चले गए होंगे या किसी और शहर जा बसे होंगे। कोई भी इस बात को लेकर सीरियस नहीं था। सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने मोहल्ले में किसी से मिलना जुलना नहीं रखा हुआ था, तो हो सकता है शायद इस वजह से किसी ने दिलचस्पी ना ली हो। हमने जिससे भी जिक्र किया उसने इस बात में कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया और इस बात को उसी वक्त टाल दिया गया। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन हम क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल उसी घर में चली गई। मेरे सब दोस्तों ने कहा कि यार बॉल लेने के लिए तुम चले जाओ, यानी मैं दरअसल हाफ़िज़ कुरान हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। डर तो लगता है रिजवान भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह से मैं अपने सब दोस्तों में बहादुर समझा जाता था। खैर, मैं आयतल कुर्सी वगैरह पढ़कर और अल्लाह के नाम लेकर उस घर में कूद गया। अब जब मैं घर में कूदा तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ बॉल नहीं आई। घर की तरफ नजर घुमाई तो वो घर अब काफी खस्ता हाल दिख रहा था, जो मिट्टी मिट्टी हो चुका था। उसकी खिड़कियों और दरवाजों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि यहाँ सालों से कोई आया गया नहीं है। मैंने बॉल को फिर से ढूंढने के लिए कदम बढ़ाए और कदम बढ़ाता हुआ उस घर के दरमियाने हिस्से में पहुंच गया। मुझे लगा था कि हो सकता है बॉल किसी दीवार से टकरा कर यहाँ आ गई हो, लेकिन रिजवान भाई, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे उस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हो गया कि इस घर में बच्चा कैसे आ सकता है, ये तो कब से वीरान है। अजीब बात यह भी थी कि वो आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी बड़े स्पीकर से निकल कर आ रही हो, बहुत ही लाउड और कुछ अजीब सी। मैं इस रोने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फौरन भागकर वापस गेट पर पहुंचकर आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन शायद तब मेरे दोस्त किसी और तरफ उस बॉल को तलाश कर रहे थे। मैंने अपनी मदद आप के तहत उस गेट को फलांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। वहाँ कोई चीज़ थी जो मुझे गेट नहीं फलांगने दे रही थी। मैं इतना घबराया कि सब कुछ छोड़कर वापस घर के अंदर घुसा और सीधा छत पर चला गया। उस छत का कोई दरवाज़ा नहीं था। मैंने छत पर पहुँचते ही उस घर से बाहर छलांग लगा दी और सीधा ज़मीन पर जा गिरा। वो घर सिंगल स्टोरी था, जिसके साथ वाले प्लॉट में एक गार्डन बना था। छलांग लगाने के बाद मुझे कोई चोट तो ना आई, लेकिन मैं गिरते साथ ही कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया कि अंदर मैं क्या कुछ देख कर आया हूँ, और फिर ये बात हमारे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। इतनी फैली कि हर घर तक पहुंची।
जिसके बाद हमारे मोहल्ले के कुछ बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि इस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या है। आज इस लड़के के साथ कुछ हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। उसी दिन मस्जिद के इमाम साहब को इस बात की सारी तफसील बताई गई, जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस घर में जाऊंगा, अगर वहाँ कुछ ऐसे मामलात हुए तो आप लोगों को बता दूंगा, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। हमारी मस्जिद के इमाम साहब उस घर में गए और वहाँ पूरा 1 घंटा लगा कर वापस आए तो कहने लगे कि मुझे इस घर में कुछ भी नजर नहीं आया और ना ही मुझे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ है। ये घर क्लियर है, जो लड़के ने देखा वो उसका वहम था। खैर उस वक्त ये बात रफा दफा हुई और इस बात को 2 दिन मजीद गुजर गए। 2 दिन गुजरने के बाद हम सब दोस्त फिर से इकट्ठे हुए और मोहल्ले में क्रिकेट खेलने लगे और इसी दौरान हमारी बॉल फिर से उस घर में चली गई। मुझे सब दोस्तों ने आगे किया कि तुम जाओ और जाकर बॉल लेकर आओ, लेकिन इस बार मैं नहीं गया और उन्हें साफ इनकार कर दिया। तब वहाँ एक भाई भी मौजूद थे जो हम सबसे उम्र में काफी बड़े थे। वो अक्सर हमारे पास बैटिंग करने आते थे और कुछ देर बैटिंग करके चले जाते थे। जब उन्होंने ये सब सुना तो कहने लगे कि टेंशन ना लो, मैं भी 2 मिनट में लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस गया और आया। हमारे मोहल्ले के वो भाई जब गेट फलांग कर अंदर गए तो उनके साथ सेम वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। उन्हें घर में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो काफी अजीब और उसी तरह लाउड थी। लेकिन इस सब के साथ साथ उन्होंने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। उन्होंने देखा कि 2 छोटे बच्चे उस घर में मौजूद हैं जो हमारी उस बॉल के साथ खेल रहे हैं। खेलते दौरान उन बच्चों ने जब भाई की तरफ देखा तो उन बच्चों की आंखें लाल सुर्ख थीं। हमारे वो भाई बताते हैं कि उन बच्चों की आंखें बड़ी और लाल थीं, जिनके अंदर काले आने भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले कि बात बढ़ती, वो भाई खौफ से फौरन भाग पड़े और गेट फलांग कर बाहर आ गए। ये बात फिर से सबको पता चली और इस बार सबको यकीन हो गया कि वहाँ वाकई कुछ है, क्योंकि इस बार ये बात हम लड़कों ने नहीं बल्कि उन भाई ने सबको बताई थी। हमारे मोहल्ले के बड़े फिर से इकट्ठे हुए और दोबारा उन इमाम साहब को बुलवा लिया गया। लेकिन अब की बार जब इमाम साहब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अमल करना पड़ेगा, जिसके लिए पूरी रात लगेगी। इस अमल के करने से मुझे हर चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर यहाँ क्या मामलात हैं। फिर इमाम साहब ईशा के बाद उस घर के अंदर चले गए और जाने से पहले बता गए कि मैं फजर से पहले वापस नहीं लौटूंगा। रिजवान भाई, वो पूरी रात उन इमाम साहब ने उस घर में गुजारी और अपनी पढ़ाई करते रहे, यहाँ तक कि फजर हो गई। उन्होंने अपना अमल पूरा किया और फजर की अजानों के बाद सीधा मस्जिद चले आए। फिर नमाज के बाद उन्होंने हमारे बड़ों को बताया कि असल में इस घर में मियाँ बीवी रहा करते थे, जिन्होंने पसंद से शादी की थी। वो मियाँ बीवी इंडिया से आए थे। इंडिया में जिस जगह से आए थे उनके साथ एक जिन भी आया था जिसका नाम कुम्हार है, और कुम्हार नामी उस जिन के बच्चे उन मियाँ बीवी के साथ काफी अटैच थे। अब वो मियाँ बीवी कहाँ हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस घर में अब वो जिन और उसके बच्चे बस चुके हैं, जिन्हें बॉल ढूंढते वक्त आपकी गली के लड़कों ने देखा। इसके बाद हमारे सारे मोहल्ले को पता चल गया कि ये घर पुरअसरार है और यहाँ अल्लाह की दूसरी मखलूक बसती है, जिसके बच्चे इस पूरे घर में खेलते नजर आते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक बड़े अरसे के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आईं जिसे सुनकर हम दंग रह गए। हमें पता चला कि जो मियाँ बीवी उस घर में रहते थे उनका लाहौर में एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर वो दोनों इंतकाल कर गए थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनका पाकिस्तान में कोई वली वारिस और जान पहचान वाला नहीं था। वो दोनों भाग कर वहां से आए थे। उनके साथ वो कुमार नामी जिन और उसके बच्चे अटैच थे, जिन्होंने उनके इंतकाल के बाद उस घर को नहीं छोड़ा और हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए। आप यकीन करें, वो घर आज भी हमारे एरिया का सबसे हॉन्टेड घर है, जहां रात के वक्त बच्चों के रोने की और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घुंघरू पहने उस घर के अंदर चल रहा हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जब होली का दिन आता है तो उस घर की दीवारों पर तरह तरह के रंग नजर आते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे यहाँ होली खेली गई हो। उस घर के बारे में अब सबको पता लग चुका है कि वहाँ क्या मामलात हैं, इसलिए सब मोहल्ले वालों ने मिलकर उस घर को सील करके वहाँ ताला लगा दिया है। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे एपिसोड में शामिल करना मत भूलिएगा। मैं आज के वाकयात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आप सबके लिए लाता रहूं,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।